नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के ज्योग्राफी सब्जेक्ट में आज का हमारा विषय होगा वर्षा यानी कि रेन। पृथ्वी पर किस प्रकार की या कितने प्रकार की वर्षा होती है, उनके क्या कारण है, किन क्षेत्रों में कैसी वर्षा होती है, आज हम उसकी डिटेल यानी कि कंप्लीट जानकारी यहाँ लेंगे, फुल चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। तो वर्षा कैसे होती है, वर्षा के प्रकार। पहला काम क्या है, कल आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था बादलों का बनना, उसमें वाष्पन और संघनन। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्षा की यानी संघनन। तो आज सिर्फ एक कार्य होगा, वो होगा संघनन। होता क्या है, थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर देता हूं। जैसे जल वाष्प, ऊष्मा बढ़ने से सागरीय जल या बड़ी जलराशि से जल का वाष्पित होकर जल वाष्प में बनना, ऊपर उठना, बादलों का निर्माण करता है, वो होते हैं बादल। और समय के साथ या ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। जब ये बादल ज्यादा ऊपर उठते हैं तो तापमान गिरता है। जब तापमान गिरता है तो वो बादल ठंडे होते हैं। ठंडे होने के बाद क्या होगा, उसमें संघनन की प्रक्रिया। संघनन की प्रक्रिया होने पर वही जलवाष्प की बूंदें जल के कार्य रूप में बदलकर पृथ्वी पर गिरती है। ये होता है बारिश यानी बारिश, जिसे वर्षा कहते हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की वर्षा, 3 प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं कैसे। संवहनीय वर्षा, वर्षा के प्रकार में पहला आएगा संवहनीय वर्षा। इसे हम देखेंगे कि संवहनीय वर्षा एक एक लिख के और मैं एक्सप्लेन करता चलता हूँ। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है, सिस्टम से देखिएगा। ये हो गया सागर यानी जलराशियां, जिसे हम चलिए यहाँ लिखते हैं सागर। ठीक, ये हो गया स्थल भाग, यहाँ लिखते हैं स्थल भाग। अब देखिएगा, तापमान बढ़ता है, गर्मी आती है, गर्मी बढ़ने से जल वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं और यहाँ बादलों का निर्माण होता है। इस प्रकार समुद्र से जल वाष्प बदलकर यानी कि जल वाष्प में बदलकर वाष्पित होकर बादलों का निर्माण करता है। यह हो गया बादल। हवाओं के वेग से बादल क्या होगा, स्थल की ओर बहकर चलेगा, इधर आ जाएगा। अब बादल इधर आ गया, यहाँ क्या होगा, इस क्षेत्र में स्थिरता यानी तापमान डाउन होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा। हवाओं के साथ आने पर तापमान घटेगा धीरे धीरे, और इसमें क्या होगा, संघनन। यहाँ क्या है, स्थल भाग, ब्रिज, ये घर बने हैं। चलिए देखते हैं हम। इस तरह यहाँ से बादल बनते हैं, बादल स्थल की ओर बहकर जाते हैं, वहां क्या होगा, संघनन। संघनन होने पर जल की बूंदों में बारिश हो जाएगी, और फिर क्या होगा, ये बारिश का जल यहाँ से बहते हुए फिर सागर में आकर मिलेगा, नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा, चाहे जैसे भी। यह जल घूमकर फिर यहाँ आकर मिलेगा। इस प्रकार एक क्रम बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है, जिसे बोलते हैं जल चक्र। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कई बार पूछा जा सकता है जल चक्र क्या है। तो जल चक्र इसे कहते हैं, और यही प्रकार, बारिश का यही प्रकार संवहनीय वर्षा कहलाता है। तो इस प्रकार होता है संवहनीय वर्षा। अब संवहनीय वर्षा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उस पर देखेंगे। अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि संवहनीय वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। ऐसी वर्षा प्राय विषुवतीय क्षेत्रों में होती है, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, जहां तापमान अधिक होता है। लगभग एक और बात यह है कि संवहनीय वर्षा प्राय वर्ष के सभी महीनों में लगभग होती है, क्योंकि अब हम देखते हैं ग्लोब में पृथ्वी कुछ अंडाकार है। तो चलिए, ये हो गया विषुवतीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनते हैं, 30 ऊपर 30 नीचे से लेकर लगभग 30 का 10-10 डिग्री मान सकते हैं आप, जहां ऊष्मा ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है। तो ऐसे मौसमों में यहाँ से तुरंत वाष्पित होना
स्थल की ओर जाकर बरसना, फिर ठंडा होकर जलीधर गिरना और फिर बारिश होना। दिन के समय में या तापमान बढ़ने पर यह समुद्री क्षेत्रों में ऐसा होता है, जैसे केरल के तट, आंध्र प्रदेश के तट, मुंबई के तट, यानी तटीय क्षेत्रों पे ज्यादातर ऐसी वर्षा तटीय क्षेत्रों में होती है, या फिर अफ्रीकी क्षेत्रों में जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर जो भी देश पड़ते हैं वहां ऐसी संवहनी वर्षा होती है जो लगभग वर्ष भर बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट आता है पर्वतीय वर्षा। अब वर्षा के दूसरे प्रकार में आता है पर्वतीय वर्षा। दूसरा आता है पर्वतीय वर्षा। शब्द के हिसाब से लग रहा है कि इसमें बारिश से ज्यादा महत्व किसका है, पर्वतों का है। हम पर्वतीय वर्षा का एक फिगर देखते हैं सबसे पहले। चलिए हमने बनाया पर्वत, ये हो गए पर्वत, फिगर में देखिएगा। अब क्या होता है, वही चीज, सेम प्रोसेस वही। ये है जलवाष्प के बादल, यानी कि जलवाष्प क्या, बादल ही आप कहें, बादल हो गए, हवाओं के साथ बादल बहते हुए जा रहे हैं। सामने पर्वत आता है, सामने पर्वत आने पर हवाओं का रुख क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि पर्वतीय ढालें, इन ढालों पर हवाएं ऊपर उठेंगी, आर पार जा नहीं सकती। हवाएं ऊपर उठेंगी, बादल भी ऊपर उठेगा। बादल भी ऊपर उठता है तो ऊंचाई के साथ तुरंत क्या होगा, तापमान कम होगा। मैंने आपको वायुमंडल चैप्टर में पढ़ाया था, तो आप बताइए कि क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री घटता है, ये क्वेश्चन होगा। इसको पूरा डिटेल में बताया है, आप वायुमंडल वाला चैप्टर भी देख सकते हैं, उसका वीडियो दोबारा देख सकते हैं, चैनल पर पढ़ा है। तो यहाँ जैसे ही आप एक ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तापमान यानी बादल ऊंचाई पर पहुंचते हैं, तापमान डाउन होता है। तापमान गिरते ही यहाँ क्या होने लगेगा, संघनन की क्रिया, संघनन की क्रिया, और फिर क्या होगा, बारिश। अब आप देखिए, यहाँ बारिश की घटना हो गई, यहाँ पानी बरस गया, बरसने के बाद ये बादल खाली हो गए, यानी कि बारिश यहाँ से खत्म हो गई, जल है नहीं। अब ये हल्के हो गए, हल्के हो गए, बहते हुए आर पार हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इस पार चले गए, बारिश पूरा यहीं खत्म हो गई। इन क्षेत्रों पर क्या होगा, अब इन क्षेत्रों पर सूखा ही रह जाएगा। इसे क्या कहते हैं, पर्वताभिमुख। 2-3 शब्द मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे चलिए एक और फिगर देखते हैं, ये हो गया पर्वतीय ढाल। इस साइड को क्या कहेंगे, पर्वताभिमुख या अभिमुख, पर्वताभिमुख, यानी पर्वत के मुख के विपरीत ढाल, पर्वताभिमुख ढाल। इस इधर क्या होगा, जो आपने फिगर में देखा, इस साइड क्या होगा, सूखा होगा। इन सूखे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक शब्द आता है, छाया वृष्टि प्रदेश। छाया वृष्टि प्रदेश बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहली बात, ये कोई एक क्षेत्र नहीं होते, कोई राज्य या देश प्रदेश नहीं है, ये वो प्रदेश या वो क्षेत्र है, पर्वतों के विपरीत ढाल, जिधर बारिश होती ही नहीं है। तो देखिए आप, इसी पर्वत के इस साइड क्या है, सदाबहार माहौल बना रहेगा, लगातार टाइम से बारिश मिलती रहेगी, हवाएं मिलेंगी। इस तरफ क्या होगा, सूखा रहेगा, नई हवाएं भी नहीं मिलेगी, इधर का मौसम पूरा खराब हो जाएगा। यही पर्वताभिमुख ढाल पर दूसरी तरफ छाया वृष्टि प्रदेश होता है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, छाया वृष्टि प्रदेश बनने का कारण क्या है, तो आप ये कारण देंगे, क्योंकि पर्वतीय ढालों के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं, साथ में बादल ऊपर उठते हैं, और तापमान गिरने से बारिश हो जाती है। इसी साइड बारिश हो जाने से पर्वत की दूसरी साइड पानी जा ही नहीं पाता है, और उस एरिया में क्या होता है, सूखा क्षेत्र, और उन्हीं क्षेत्रों को बोलते हैं छाया वृष्टि प्रदेश। जैसे राजस्थान का मरुस्थल बनने के लिए सबसे ज्यादा कारण, सबसे बड़ा कारण है, वो है छाया वृष्टि प्रदेश। क्यों, अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों की विपरीत ढाल के कारण अरब सागर से उठा हुआ बादल उसके पश्चिमी किनारों से होते हुए दिल्ली तक जाकर सर्दियों में बारिश करा देता है, लेकिन राजस्थान में बारिश नहीं होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है अरावली पर्वत का छाया वृष्टि प्रदेश।
तो चलिए, जब हम भारत भूगोल पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम बारिश पढ़ रहे हैं यानी वर्षा पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया तीसरा प्रकार, पर्वतीय वर्षा। उम्मीद है ये सबसे आसान तरीका था। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छा है, अगर समझने में कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज, वर्षा से कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम देखते हैं अगले तीसरे प्रकार की वर्षा। तो हमारे पृथ्वी पर तीसरे प्रकार की जो वर्षा होती है, एक और इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, पर्वतीय वर्षा का सिस्टम क्या है। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, जैसे उसका कोई क्षेत्र नहीं है। मैंने आपको पहले वाले में बताया कि भूमध्य विषुवत-रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसका कोई क्षेत्र नहीं। आपको मालूम पर्वतीय है तो पर्वतों के बगल में होगा, यही कारण है। नाम ध्यान दीजिएगा, ये है मासिन राम, जगह का नाम है, कहाँ है, भारत में, और वो कहाँ है, मेघालय। मेघालय के मासिन राम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, उसका भी कारण है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में असम, मेघालय, त्रिपुरा के आसपास ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों का सबसे बड़ा कारण क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय वर्षा का कारण। बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून जो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, वो पर्वतीय ढालों के कारण इन्हीं क्षेत्रों में बरस जाता है। ठीक उसके विपरीत, उसके ठीक पीछे चाइना का जो क्षेत्र आता है, उधर छायावृष्टि प्रदेश बन जाता है। और वो कारण क्या है, हिमालय, जो ग्रेट हिमालय कश्मीर जम्मू से शुरू होकर और म्यांमार तक फैला हुआ है। म्यांमार में हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमालय वाले चैप्टर में बताऊंगा। अगर आपको पता है कमेंट में बताइएगा, नहीं तो इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। चलिए, तो हो गया मासिन राम मेघालय, जो विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, उसका भी सबसे बड़ा कारण क्या है, पर्वतीय वर्षा। बताने का यही मकसद था कि पूर्वोत्तर भारत में पर्वतीय वर्षा है, जिससे सर्वाधिक बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा पार्ट। बरसात का तीसरा प्रकार क्या है, चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। अब क्वेश्चन आता है, उससे पहले आपको यह जानना होगा चक्रवात क्या होता है, फिर तुरंत एक और चीज आती है, प्रति चक्रवात क्या है। तो पहले हम वर्षा के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम चक्रवात और प्रति चक्रवात इसी वीडियो में कंप्लीटली डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं चक्रवाती वर्षा। नाम के हिसाब से ऐसी वर्षा जो चक्रवातों से आती है। चक्रवात होते कैसे हैं, शॉर्ट में समझिएगा। दो मौसम, एक शब्द में लिखता हूं शीतोष्ण। मैंने पिछली वीडियो में भी इसका यूज किया था, आज फिर कर रहा हूं। क्या हो गया, शीत प्लस उष्ण, ठंडा और गर्म, दो अलग अलग तापमान। अब ठंडे में क्या होगा, हवाएं सर्द होंगी, तापमान कम होगा। उष्ण में क्या होगा, तापमान ज्यादा होगा। तो ठंडी हवाएं प्लस गर्म हवाएं, दो मौसम। दो मौसम यानी दो अलग अलग तापमान की हवाओं का टकराना चक्रवात का निर्माण करता है। सबसे पहला कारण ये है। चलिए, चक्रवात का निर्माण वही होता है जहां दो मौसमी हवाएं, अब देखिएगा, इधर से आई शीत ठंडी हवाएं, इधर से आती हैं गर्म हवाएं। अब ये जरूरी नहीं इधर से का मतलब बोर्ड पे एक अलग दिशा से, कहने का ये मतलब दो विपरीत दिशाओं से हवाओं का आना कुछ इस तरह से घूम जाएगा। तो चक्रवात कैसे बनेगा, चलिए उसे फिगर में देखते हैं। यह हो जाएगा चक्रवात का केंद्र, उसके बाद कुछ इस तरह से बनेगा, और बाहर उच्च वायु दाब, बाहर उच्च वायु दाब, केंद्र में निम्न वायु दाब। अब मैंने आपको बताया सभी हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न की ओर चलती हैं, तो हवाएं कुछ इस तरह से आएंगी। मुख इनका अंदर की ओर होगा, बाहर से केंद्र की ओर। यहाँ क्या होगा, चक्रवात का निर्माण होगा। चक्रवात क्या करेगा, अब देखिएगा, ये चक्रवात घूम जाएगा, यानी उच्च वायुदाब से बाहर से सभी हवाएं केंद्र की ओर लगातार आएंगी। अब धरती के अंदर तो घुस नहीं सकती, ऊपर उठेंगी। जैसे ऊपर उठती तो अपने साथ धूल कण मिट्टी जलवाष्प सब कुछ उठाती है। सबसे बड़ा कारण, चक्रवात किसी भी क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, मैदानी क्षेत्र हो,
या फिर समुद्री क्षेत्र हो। लेकिन चक्रवाती वर्षा की बात करें तो आपको पता है वर्षा के लिए क्या चाहिए, पानी। इसके लिए तो हमें हर हाल में जल चाहिए, जल चाहिए यानी जलीय क्षेत्रों में। तो अभी हम बात करेंगे सागरीय या जलीय क्षेत्रों में। तो ऐसी हालत में स्थल से आएगी गर्म हवाएं और सागरों से आएंगी ठंडी हवाएं, वहां बनेगा चक्रवात। चक्रवात का निर्माण होते ही निम्न वायुदाब की उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलेंगी। एक और चीज, ये जो केंद्र है इसे क्या कहा जाता है, इसे आई ऑफ साइक्लोन यानी चक्रवात की आंख। चक्रवात की आंख, केंद्र को चक्रवात की आंख यानी आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है। तो ये क्या होगा, यहां से चक्रवात बनेगा, ऊपर उठेगा। चक्रवात ऊपर उठते ही बाहर की ओर बढ़ेगा, जैसे उच्च वायुदाब से निम्न की ओर आ रहा है, किसी एक तरफ स्थल की ओर जाएगा, क्योंकि समुद्र की ओर आपको पता है खुला मैदान होने के कारण हवाओं का वेग तेज होता है, तो वो हवाएं क्या करेंगी, स्थल की ओर भागेंगी। स्थल की ओर जाने पर, और दूसरी चीज, स्थल की ओर जाने का एक दूसरा कारण क्या है, निम्न वायुदाब। जिधर तापमान गर्म है उधर निम्न वायुदाब होगा, जिधर तापमान ठंडा है, सागर में तापमान ठंडा है, हवाओं में नमी है, जलवाष्प है, तो उच्च वायुदाब है। तो ये चक्रवात जैसे यहाँ बनता है तुरंत स्थल की ओर जाएगा। स्थल की ओर जाने पर क्या होगा, आप देखिएगा गर्म होगा धीरे धीरे। तो जो हवाओं के साथ नमी आई थी वो धीरे धीरे गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा, और वहां जाने के बाद तापमान बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, स्थल की ओर वहां अवरोध प्राप्त होता है, यानी कि और तेज जब हवाओं की स्पीड कम होने लगेगी, स्थल की ओर बढ़ते बढ़ते हवाओं की गति कम होगी, तो हवा यहाँ क्या होगा, केंद्र ही खत्म हो जाता है। इसका केंद्र खत्म हो जाता है, जैसे निम्न दाब मिलना बंद हो जाएगा यानी केंद्र सब निकल जाएगा, तो हवाएं क्या होंगी, वहीं रुक जाएंगी, और फिर उन हवाओं में जो नमी यानी कि जलवाष्प के कण है वही बारिश करा देंगे। इस तरह से चक्रवाती बारिश होती, इसमें धुआंधार बहुत जोर से आंधी तूफान तड़ित झंझा यानी बिजली की कड़कने के सिस्टम, और ये धरती, ये धरातल से बनते हैं। सबसे बड़ी बात है धरातल से बनते हैं, पृथ्वी कितने पास में होते हैं इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, धरातल को रगड़ते हुए जाते हैं। जो भी रास्ते में आएगा उठा पटक फेंकते तोड़ फोड़, समझिए कि विनाशक। तो ये हो गया चक्रवातीय वर्षा। अब ये चक्रवात स्थल की ओर जाते हैं और वहां जाने के बाद कुछ दूर हवाओं का वेग कम होता है, केंद्र खत्म हो जाता है, क्योंकि केंद्र में गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ से क्या ठंडी हवाएं आ रही है। निम्न दाब जैसे खत्म होता है वहां हवाएं स्थिर होने लगती है, और वहीं धड़धड़ा के पानी बरस जाता है। बहुत जोर का पानी बरसने से वो एक तूफान का रूप पकड़ लेता है, वो हो गई चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा कहाँ आएगी, ज्यादातर सबसे ज्यादा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। चलिए फिगर बना लेते हैं, फिगर में मैंने बहुत बार दिखाया आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र ये है। अब चक्रवाती वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्यों आती है, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ठंडी और गर्म दो प्रकार की हवाओं का मिलना, दो अलग अलग तापमान या दो अलग अलग मौसम की हवाओं का मिलना चक्रवात का निर्माण करता है, और चक्रवात जहां बनेगा वहीं चक्रवाती वर्षा होगी। उसी आसपास के क्षेत्रों में चक्रवाती वर्षा होती है, और इसमें अनलिमिटेड नुकसान यानी कि हानिकारक तूफानी, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हो गई ये वर्षा के तीन प्रकार। अब आता है चक्रवात और प्रति चक्रवात। चलिए, तो आपने देख लिया एक बार कि चक्रवात कैसे बनते हैं, अब इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। अब की बार हम करेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों में अंतर क्या है, तुलना करेंगे उनमें। तो एक साथ देखते हैं, चक्रवात यानी कि साइक्लोन, प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन। देखिएगा, पहला काम केंद्र दोनों में रहेगा। दूसरी बात, लगातार हम इसको एक एक क्रम से बनाते चलेंगे। आपने चक्रवात में देखा बाहर से केंद्र की ओर, क्या चीज, पहला पॉइंट, बाहर से केंद्र की ओर। अब केंद्र की ओर आ रहे तो निम्न दाब किधर होगा, केंद्र में, यहां बनेगा निम्न, बाहर बनेगा उच्च।
ठीक विपरीत यहाँ बनेगा उच्च, केंद्र से बाहर की ओर। प्रतिचक्रवात उच्च केंद्र में है, बाहर क्या होगा, निम्न। बाहर से केंद्र, केंद्र से बाहर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, चक्रवात क्या करते हैं, मौसम को खराब करते हैं। तो चक्रवात मौसम को खराब करते हैं, यहां से बनता है खराब मौसम, यहाँ क्या होगा, अच्छा मौसम, यह अच्छे मौसम का सूचक है। यहाँ क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध में, टाइम का ध्यान देते हुए थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, आप वीडियो को डाउन कर लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलने की दिशा है किसकी, चक्रवात की। यहाँ ठीक उसका विपरीत, प्रति चक्रवात में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। तो ये हो गया चक्रवात और प्रति चक्रवात, ये उसके तुलनात्मक क्वेश्चन, तौर तरीके जो तुलना करते हैं, ये मौसम को खराब करते हैं, ये मौसम को अच्छा करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दशा एंटी क्लॉक और दक्षिणी में क्लॉकवाइज होती है, इसका ठीक विपरीत चलते हैं प्रति चक्रवात। ये मौसम को खराब करके आंधी तूफान ले आते हैं, वो मौसम को साफ करते हैं। ये केंद्र, बाहर से केंद्र की ओर, वो केंद्र से बाहर की ओर, और दोनों हवाएं, पूरी दुनिया की हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न की ओर चलती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको वर्षा और चक्रवात दोनों समझ में आया होगा। तो वीडियो आज यही खत्म करते हैं। जगह जगह भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, चाइना में इसे टाइफून कहते हैं, और इस प्रकार सभी देशों में अलग अलग नाम से प्रचलित है। समय का ध्यान देते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।